नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी पर आपका स्वागत है। देश और दुनिया की खबरों में आज सबसे महत्वपूर्ण खबर जो चल रही थी, चंडीगढ़ की खबर चल रही थी। क्योंकि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हुआ है, वह बहुत शर्मनाक है। लोकतंत्र की हत्या है, डाका है ये कहीं ना कहीं। सीधे सीधे 20 विपक्ष के पास थे और 16 सत्ताधारी दल के पास थे, लेकिन 16 की जीत हो जाती है, 20 हार जाता है, 8 रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और जो वीडियो आता है उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा और जो नए नए निर्णय आ रहे हैं, क्योंकि देश भर में बहस चल रही है कि ये क्यों हुआ, इस तरीके के करने का, इस चुनाव का मतलब क्या हुआ, क्या अगर यह कहीं ना कहीं हिटलरशाही की तरफ जा रहा है। इसके पूर्व में भी ऐसा हुआ था कि रिजेक्ट कर दिए थे। लोगों का तो आरोप ये तक है, विपक्ष का आरोप, कि लोग राज्यसभा में भी इस तरीके से करके जिता दिया जाता है, राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है। तो लोकतंत्र, इसमें चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान लेता? ऐसे लोगों को जिम्मेदारी निर्धारित, वो जिनको ये चुनाव अधिकारी, पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, उनकी कोई जिम्मेदारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट शायद संज्ञान ले रहा है और इस पर कार्रवाई होगी। और चूंकि इसमें जिन लोगों ने बयान दिए हैं, हम अपने दर्शकों को बयान सुनाते हैं, लेकिन इस पर सरकार की छवि पर आंच आई है और सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि चंडीगढ़ का मामला इस तरह से, जिस तरीके से हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। और किससे गलती हुई है, किस लेवल पर गलती हुई है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या विपक्ष को रोकने के लिए, विपक्ष को हराने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना उचित है क्या? इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। यह खबर है यूजीसी पर जिस तरीके से विवाद चल रहा था और पूरे देश भर में मौलानाओं ने जिस तरीके के बयान दिए हैं और सत्ताधारी दल ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी उत्तराखंड में उस पर बहस चल रही है और एक सार्थक बहस हो रही है। सबको एक समान अधिकार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबको ये कहती है कि हम सब बराबर और हमारे अधिकार बराबर। तो फिर इसमें जाति पाति कहाँ से आ जाती है? और शायद यह पहला कदम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने बढ़ाया है और उनकी कोशिश ये है कि उत्तराखंड एक नज़ीर बनेगा पूरे देश में। इसको बंगाल में भी लागू करना चाहिए, इसको आसाम में भी लागू करना चाहिए, इसको देश के हर कोने में लागू करना चाहिए जहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि चाहे बेटी हो या बेटा हो या माता पिता हो, परिवार को सबको हक मिलना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। शादी की उम्र की भी बात की गई है, उसमें विवाह की उम्र भी निर्धारित की जा रही है। सबको कम से कम ऐसी परिस्थिति बने कि सबको लगे कि वो हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान है, एक देश है और एक कानून है, सबके लिए बराबर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उनका कहना था, हसन जी का, कि नहीं, कोई भी कुछ भी कर ले, हम तो जो अपना शरिया कानून है, हमारे इस्लाम में जो है, हम उसी को मानेंगे। लेकिन ये सबका मत हो सकता है। उनका कहना है कि संविधान पर हम भरोसा करते हैं, संविधान को मानते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी, शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी, हर राजनीतिक दल के नेताओं के बयान आए हैं। हम आपको बयान सुनवाते हैं। ज़्यादा देर नहीं देख सकते आप। हमारे हिंदुस्तान की तहसील की हज़ारों रंग, हज़ारों मतलब, हज़ारों कल्चर होता है। दिल्ली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई ये हमारी खूबसूरती है। और ये सबको जो है आगे और औरत मत पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस, गुड न्यूज़ फॉर देम, कि सबका बेनिफिट होगा इसमें। सब वर्ग के महिलाएं, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल काइंड ऑफ विमेन विल बी बेनिफिटेड। देखा आपने, राजनीति हो रही है, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर जिस तरह से गंभीर हैं कि देश में एक कानून लागू हो और कम से कम समरसता की बात हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, यही कोशिश है। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक बार और जैसे शिवसेना टूटी थी और शिवसेना का ये माना गया था कि असली शिवसेना जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना उनकी है और इनको उद्धव ठाकरे जी गुट को, चूँकि उनका तीर कमान भी उधर दे दिया गया था और शिवसेना, असली शिवसेना उसी को माना गया था, उस पर विवाद की स्थिति भी बनी थी और विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों वाला जो मामला चल रहा था, उस पर भी ऐसी चर्चाएं थी कि जल्द ही माननीय न्यायालय द्वारा इस पर स्पष्ट कर दिया जाएगा।
अब एक और बड़ी खबर आई है एनसीपी की। शरद पवार जो की एनसीपी थी उसके संस्थापक शरद पवार थे, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार जी जिस तरह से एनसीपी पर अधिकार जमा रहे थे और ज़्यादातर विधायक सांसद उनके साथ चले गए थे, अब ऊपर से ये एक निर्णय आया है जिसमें असली एनसीपी शरद पवार जी की नहीं अजीत पवार जी की होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। शरद पवार को नया चिन्ह चुनने के लिए कहा गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो जो हो रहा है क्या, किस दिशा में जा रहा है यह देश? जो संस्थापक होता है ऐसा लगता है कि ये शिवसेना के साथ जो हुआ, जो एनसीपी के साथ हुआ या दूसरे अन्य दलों के साथ हुआ, यह कहीं ना कहीं कब्जा हो जाता है और अधिक बहुसंख्यक जहां होंगे, अधिक लोग जहां होंगे, जहां के सांसद विधायक ज़्यादा होंगे, वो पार्टी पर अधिकार उसका होगा। ऐसी लड़ाई सामने आती नज़र आ रही है। इसमें फ़ायदा, हालांकि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि एनसीपी महाराष्ट्र में बहुत पावरफुल थी और महाराष्ट्र में उसको भाजपा से नुकसान हो सकता था। अब एनसीपी टूट गई, शिवसेना बहुत बड़ी सलाहकार इनकी सहयोगी थी, लेकिन शिवसेना भी टूट गई। इससे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बिखर रहे हैं दल, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। देखना यह होगा कि शिवसेना और एनसीपी, असली एनसीपी और शिवसेना अब शिंदे जी और अजीत पवार के पास है, लेकिन इसके बाद अपने आप को सिद्ध करने के लिए शरद पवार जी, चूँकि इसके पहले बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो अब नई एनसीपी किस तरह से चलाएंगे या उद्धव ठाकरे जी नई शिवसेना किस तरह से चलाएंगे, यह आने वाला समय बताएगा। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यह खबर भी आपको ये बताएगी कि इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि अखिलेश यादव और वहाँ पर जो लोग जाट समाज का बाहुल्य था मेरठ से लेके बहुत सारे इलाकों में, अब अखिलेश यादव के गठबंधन से एक और उनका साथी टूटता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जाट समाज जो इनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा था और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो कोशिश कर रहा था कि ये भाजपा को और जो मोदी सरकार है उसको कड़ी चुनौती दे पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और उनके सहयोगी जो थे वो बिखरते नज़र आ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि लोक दल भाजपा के साथ जा सकता है। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी मुलाकात भी हुई है और अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में अकेले ही लड़ना पड़ेगा। बसपा उनके साथ नहीं है, लोकदल उनके साथ नहीं है और कांग्रेस को उन्होंने कुछ कम सीटें ऑफर की हैं, इसलिए कांग्रेस भी ऐसा लगता है नहीं अभी कि उनके साथ है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और यही स्थिति एक बार इंडिया गठबंधन की, जिस तरह से लोग कायस लगा रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने एक बार फिर मोदी जी के बारे में जिस तरह से बयान दिया है, तो यह एक और आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि उद्धव जी का नरम रुख कहीं ऐसा तो नहीं कि बदलाव की स्थिति में हो, क्योंकि किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो बहुत कुछ दिन पहले बहुत बड़ी चुनौती बनाई गई थी, इंडिया गठबंधन भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा था, वह बिखरता नज़र आ रहा है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने जवाब में ये कहा था कि वो भानुमति का कुनवा, उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है, वो बिखर गया है। आइए दिखाते हैं हम आपको उसी की कुछ झलकियाँ, नेताओं के कुछ बयान। और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहाँ पर यात्रा में शामिल रहूँगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। देखा आपने, ऐसा लग रहा है कि यह अपने आप में ही इकट्ठा होने के पहले ही बिखरते नज़र आ रहे हैं। अभी चुनाव को बहुत कम समय है, 2 महीने से ज़्यादा नहीं बचा है और अगर अभी तक इनका अलाइनमेंट नहीं मिल पा रहा है, अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तो कैसे सुधरेगा गाड़ी, आगे कैसे बढ़ेगी। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, ममता जी वरिष्ठ सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी बड़े सहयोगी हैं और इन सब के साथ काम किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या आगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बने रहिए एशियन पब्लिक न्यूज़ पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। देश और दुनिया की खबरों में सबसे बड़ी खबर आज हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो हरदा के बम धमाके की खबर चल रही है। आज उसकी छाया सदन में भी देखने को मिली, जहां सदन में आज सदन का पहला दिन था और इस सदन में जैसे ही महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया
और अभिभाषण पढ़ने के दौरान विधायक जो विरोधी पक्ष के थे, विपक्ष के विधायक थे, वो हंगामा करने लगे। उसमें नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर कहा कि जो घोषणा पत्र था भाजपा का उससे दूर क्यों जा रही है। इस दौरान टोका टाकी के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि महामहिम राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाए और बीच में ही अभिभाषण छोड़कर आना पड़ा उनको। हालांकि विपक्ष ने उसी दौरान खूब जमकर नारेबाजी की और तरह तरह के नारे लगा रहे थे। उसमें हरदा मामला भी था। हरदा में जो कुछ हुआ है उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उस पर गंभीरता से डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं। आज स्वयं वो खुद वहां पहुंच भी रहे हैं, उनके मंत्री पहुंचे थे। सारी स्थिति को विपक्ष का कहना है कि उसको दबाया जा रहा है। इस तरीके से जैसे पेटलाबाद में पहले हुआ था, लगभग 90 लोगों की मौत हुई थी और आज तक उनके सारे लोग बरी हो गए। ये अग्रवाल बंधु जिनका ये था, इनके पहले भी 3 मौतों पर ये जमानत पर घूम रहे थे। 3 मौतों के लिए जिम्मेदार ये नहीं पाए गए, या पाए गए तो जमानत हो गई थी और उसके बाद इतना बड़ा हादसा। विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में कैजुअल्टी हुई है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जिस तरीके से आप हमारे कैमरे पर देखेंगे, आप दर्शक हम जब इसको देखेंगे, प्रत्यक्षदर्शियों का सीधा सीधा ये कहना है, आज के कुछ समाचार पत्रों में भी छपा है कि एक फ्लोर पर 150 लोग काम कर रहे थे, महिलाएं बच्चे काम कर रहे थे। तो जब वो पूरा धराशायी हो गया, पूरा जलकर भस्म हो गया, दूर दूर तक जिस तरह से लोगों को पत्थर गिट्टी लगी और सड़क पर मरे हुए उनकी लाशें मिली हैं, तो वहां अंदर कैसे बचे होंगे लोग। लेकिन सरकार है, सरकार जो कहेगी अधिकृत आंकड़ा देगी। सरकार का कहना है कि अभी बहुत कम ही जितनी कैजुअल्टी हुई है ये अधिकृत कैजुअल्टी यही है। प्रशासन, विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन उसको छुपा रहा है या उन सबको बचा रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जान बहुत सारी चली गई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन? पेटलाबाद में अगर जिम्मेदार वो लोग नहीं थे, स्थानीय प्रशासन नहीं था, क्या पेटलाबाद में खरगोन के कलेक्टर या झाबुआ के जो वो पदाधिकारी थे, उन कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, स्थानीय लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसी स्थिति क्यों होती है? बार बार फिर हरदा आ गया, पेटलाबाद दोहराया गया और इस बार हरदा में पेटलाबाद से ज़्यादा विध्वंसक जिस तरीके से धमाके हुए हैं, जितनी गंभीरता से उसको कहा जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर सरकार को स्थायी कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप है, सत्ताधारी दल कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है, कांग्रेस सिर्फ घेरने की बात करती है, लाशों पर राजनीति करती है। लेकिन मौतें तो हुई हैं, जिम्मेदार तो कोई होगा, जवाब तो देना होगा। कौन देगा जवाब, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचना चाहिए जिनके परिवार के लोग नहीं रहे हैं, उनका कौन चलाएगा परिवार? कुछ लोग हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे काम कर रहे थे। माँ का बयान आया है कि बच्चों का पता ही नहीं है, लेकिन वो लिस्ट में नहीं है। तो क्या कुछ छुपाया जा रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।